बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अच्छा बेटा, इससे पहले हम क्लास 10th के जो मैथ है उसके चैप्टर नंबर 10 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट कर चुके हैं। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर और कोर्स आउटलाइन के अंदर। ठीक है बेटा, आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अच्छा बेटा, बेसिक आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लास 9 की बुक में चैप्टर नंबर जो 12 वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ही था हमारे पास। ठीक है, वहां पर हमने बेसिक चीजें कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सीख ली। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर है चैप्टर नंबर 11 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, और आज की वीडियो के अंदर हमने जो सॉल्व करनी है एक्सरसाइज वो है 11.1। अच्छा बेटा, आपकी बुक के जो चैप्टर नंबर 11 के SLOs है ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा। ये तो था इंट्रोडक्शन के। इंट्रोडक्शन में हम करना क्या चाह रहे हैं, आज की वीडियो के अंदर 11.1 को सॉल्व करेंगे, साथ साथ डेफिनेशंस को भी कवर करेंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी है, और साथ कंप्लीट एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। जो चैप्टर नंबर 11 है उसके पहले डेफिनेशंस को समझ ले, फिर एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करेंगे हम। चलिए बेटा, यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का। बेटा यूनिट नंबर 11 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। आप क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, लेकिन वहां पर बेसिक सा, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का। चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपके ये SLOs हैं, आपने ये तमाम टॉपिक्स को कवर करना है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है वो है 11.1। इससे जो रिलेटेड टॉपिक है हमारा, वो फर्स्ट टॉपिक ये है, सेकंड टॉपिक ये है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक। हमने ये तमाम टॉपिक्स आज की इस एक्सरसाइज के अंदर समझने हैं। पहला टॉपिक क्या है, क्यूमुलेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑजिल। ये आप क्लास 9 के अंदर भी सीख चुके हैं, मैं थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करूंगा यहां पर। आगे करना है इंटरप्रेट द मीडियन। मीडियन आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 के अंदर, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर क्वार्टाइल्स है, डीसाइल्स है, परसेंटाइल्स है, इंटर क्वार्टाइल रेंज फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से हम फाइंड आउट करना सीख लेंगे यहां पे। थर्ड टॉपिक क्या होगा हमारा, इंटरप्रेट एंड एनालाइज द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये नई चीज है और बहुत आसान सा टॉपिक है हमारे पास। इसके बाद हमने क्या टॉपिक पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रेट डाटा ऑफ स्कैटर्ड डायग्राम, आल्सो ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये लाइन ड्रॉ करना भी हम सीखेंगे, जब सवाल आएंगे साथ साथ हम डिटेल के साथ इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेजर ऑफ कोरिलेशन यूजिंग सेकेंड स्कैटर्ड डायग्राम। डायग्राम की मदद से हमने कोरिलेशन बताएंगे कैसा होगा, जब ये चीजें डिस्कस करेंगे तब ज्यादा एलैबोरेट करूंगा। तो ये टॉपिक हमने कवर करने हैं 11.1 के अंदर। ठीक है बेटा, अच्छा जी, अब आगे आते हैं जी, जो डेफिनेशंस पहले समझ लेते हैं फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली डेफिनेशन है वो हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन पहले फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी डेफिनेशन देख ले। यहां से स्टार्ट होती है और यहां पे खत्म होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप क्या करते थे 9th क्लास के अंदर, अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे देता था यहां से अपवर्ड से, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, फिर इन दोनों को प्लस करके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखते थे, फिर इन दोनों को प्लस करके आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखते थे, फिर इन दोनों को प्लस करके आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखते थे। इस तरह जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते चले जाएं लास्ट तक, तो वो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनती है। तो यही डेफिनेशन है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द रनिंग ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। ये टोटल फ्रीक्वेंसी की रनिंग ही है। जैसे आप देख सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी 50, तो यहां पे भी 50 आंसर आ रहा है। ये रनिंग है हुज ईच फ्रीक्वेंसी एडेड टू द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी बिफोर इट। जब हम ऐड कर लेते हैं इन दो फ्रीक्वेंसी को, पिछली को दोबारा ऐड करते हैं, हमें नई फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। यानी इस तरह डायगोनली प्लस करते चले जाएंगे, हमें फ्रीक्वेंसीज मिलती चली जाती है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने लास्ट में याद करनी है, ये एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। अच्छा जी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमारे सिलेबस में नहीं, यहां पर उसने सिर्फ समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखी है। ये आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को बना के उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल नहीं है।
तो ये आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अब आ गया थे नेक्स्ट डेफिनेशन के हमारे पास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे अगर आपके पास पॉलीगॉन यानी सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हो, या उसे ऑजिव सिंबल बोलते हैं। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद है तो पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफिकली इसका। चलो जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आल्सो नोन एज ऑजिव, ठीक है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोज दैट द क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू ईच क्लास बाउंड्री इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्लास बाउंड्री की मदद से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें, ये हमारे पास ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही ऊपर की तरफ जा रही है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर हमने यही काम करना है, आप सीख जाएंगे। यहां से लेकर यहां तक ये डेफिनेशन आपने मार्क करनी है, ठीक है बेटा। एक तो ये चीज देख लेनी है आपने, ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर मैं आपको आसानी के साथ बताता चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, मीडियन। मीडियन क्या होता है? द मीडियन इज अ मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा व्हेन द वैल्यू आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जब आप डाटा को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, जो दरमियान वाली वैल्यू मिलती है, मिडल वैल्यू, वो हमारे पास क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। जो डिवाइड करती है डाटा को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी डाटा को वो डिवाइड करता है मीडियन कितने पार्ट्स के अंदर? 2 पार्ट्स के अंदर। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, ठीक है। मीडियन 2 हिस्सों में डिवाइड करता है किसी भी डाटा को। अब आगे चलते हैं कि नेक्स्ट, क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स हमारे पास 3 किस्म के होते हैं, Q1, Q2, Q3। क्वार्टाइल यानी क्वार्टर से ही है किसी डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। क्वार्टाइल्स डिवाइड द अरेंज डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन जो क्वार्टाइल्स है हमारे पास वो कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक लाइन है, अगर मैंने इसको डिवाइड करना 4 इक्वल पार्ट्स में, ये फर्स्ट पार्ट, ये आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पार्ट। इसे हम क्वार्टाइल 1 कहते हैं, इसे क्वार्टाइल 2 कहते हैं, इसे क्वार्टाइल 3 कहते हैं। ये 4 पार्ट्स हमारे पास बन जाते हैं किसी भी डाटा के, ठीक है। किसी डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से हमें 3 क्वार्टाइल्स मिलते हैं। अब ये लोअर क्वार्टाइल कहलाता है, ये अपर क्वार्टाइल कहलाता है हमारे पास, और ये जो Q2 होता है ये मीडियन ही कहलाता है। याद रखना है कि आपके पास जो Q2 है वो मीडियन ही कहलाता है। यहां पे लिखा भी हुआ है, Q1 इज लोअर क्वार्टाइल, Q2 इज मीडियन एंड Q3 इज अपर क्वार्टाइल हमारे पास कहलाता है, ठीक है। तो Q1 जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो 25% डाटा बिलो कवर करता है। सेकंड क्वार्टाइल वो मीडियन होता है हमारे पास, ठीक है, याद रखना सिंपल। और थर्ड क्वार्टाइल 75% डाटा कवर करता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वार्टाइल्स की डेफिनेशन आ चुकी। अब आ गए थे डीसाइल। डीसाइल कहते हैं 10वां हिस्सा, किसी डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। डिसाइल डिवाइड एंड अरेंज सेट डाटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 10 इक्वल पार्ट्स, ईच रिप्रेजेंटिंग 10%। हर पार्ट का परसेंटेज कितनी होगी? 10% होगी। इन अदर वर्ड्स, इसके जो टोटल डिसाइल होते हैं D1 से लेकर D9, अगर मैं एक डाटा मेरे पास, इसे मुझे 10 हिस्सों में तकसीम करना है तो मुझे 9 लाइनें ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ चुकी हमारे पास, ठीक है। ये D1, ये D2, ये D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। ये 10 इक्वल पार्ट्स में, किसी डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो डिसाइल कहलाता है। तो टोटल डिसाइल हमारे पास D1 से लेकर D9 तक होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल याद रखना है, यहां पे नोट कर लीजिए। ये इसको P25 अभी देखते हैं, बल्कि पहले हम एक परसेंटाइल की पढ़ लें, फिर ये पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल डिवाइड्स एंड अरेंज डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करे डाटा को, वो परसेंटाइल कहलाता है। परसेंटेज से ही है हमारे पास, कितना? परसेंटेज से। और इसके टोटल परसेंटाइल कितने होते हैं?
P1 से लेकर 99 तक टोटल 99 परसेंटाइल होते हैं इसके हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल याद रखना है। अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ। तो यहां पर लिखा है P25 इज द सेम एज Q1। P25 की जो वैल्यू होगी Q1, क्योंकि Q1 का परसेंटाइल क्या बनता है हमारे पास टोटल, वो 25% ही बनता है। तो P25 भी 25% है, ये परसेंटाइल है 25, तो ये भी 25% बनेगा। और जो P50 है वो मीडियन बनता है, ये 50% मीडियन से मुराद Q2 भी होता है हमारे पास, ठीक है। और 75% से मुराद, परसेंटाइल से मुराद अपर क्वार्टाइल Q3 बनता है। ये तो पॉइंट्स आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा। हमारे पास जो लोअर क्वार्टाइल होता है वो P25 के बराबर होते हैं, और जो Q2 होता है वो मीडियन, और D5 भी नोट कर लें, इसका डी साइल के भी इक्वल होता है 50%, और P50 के बराबर भी होता है। तो ये पॉइंट भी एमसीक्यूज में आता है। सेकेंड क्वार्टाइल इक्वल टू मीडियन, और डी साइल पांचवा डी साइल D5, और 50% ये वाला। अगर हम बात करें अपर क्वार्टाइल की, तो वो बराबर होगा हमारे पास P75 के बराबर हमारे पास। तो ये पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए आपने याद कर लेने हैं, ये चीजें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अच्छा, यहां पर ये डेफिनेशंस हमने कंप्लीट कर ली, ये डेफिनेशंस आपने लाजमी याद करनी है। लेकिन एक और डेफिनेशन है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ रेंज measured from the spread that data the distance between the Q1 and Q3, यानी Q3 में से Q1 को माइनस करेंगे, जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज मिला करेगा। तो ये हमने पहले 3 सवालों के अंदर ये काम करना है, क्वार्टाइल फाइंड आउट करने हैं, डी साइल परसेंटाइल मालूम करना सीखने ग्राफिकली। तो डेफिनेशंस क्लियर होंगी तो फिर आपके लिए ग्राफिकल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना बहुत आसान होगा, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ग्रुप अपॉन अ मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट के ऊपर एक डाटा हमें गिवन है स्टूडेंट्स का, और आगे क्या था फर्स्ट पार्ट के अंदर प्लॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑफ ग्रुप स्कोर। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसके अंदर, हमने प्लॉट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। कैसे ड्रॉ करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये हमारे पास डाटा गिवन है, यहां पर हमने लिख लिया। लेकिन जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले आपको ये क्लास बाउंड्रीज के अंदर क्लासेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये वैल्यूज सेम नहीं है हमारे पास, अगर ये सेम होती तो क्लास बाउंड्रीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। इसकी क्लास बाउंड्रीज आप क्लास 9 के अंदर भी सीख चुके हैं। इनके अंदर डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। 49 में से 48 को माइनस किया, आंसर कितना है 1। इसको 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 बनेगा। तो 0.5 इसमें माइनस करना है और इसमें हमने प्लस करना है। ये लोअर क्लास बाउंड्री मिल जाएगी और ये अपर क्लास बाउंड्री मिल जाएगी। तो क्या करना है हमने, ये जो लोअर क्लासेस हैं इसमें हमने क्या करना है 0.5 माइनस करना है। जब इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो मिलेगा 43.5, इसमें माइनस करेंगे तो 48.5, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 53.5, इसमें माइनस करेंगे तो 58.5, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 63.5, इसमें माइनस करेंगे तो 68.5, इसमें माइनस करेंगे तो 73.5। तो ये मैंने 0.5 मैंने इधर माइनस कर दिया। इधर माइनस करना है और इधर प्लस करना है। जब इधर प्लस करेंगे तो याद रखो 48.5, इसमें प्लस करें 0.5 53.5, इसमें प्लस करें तो 58.5, इसमें प्लस करें 63.5, इसमें प्लस करें 68.5, इसमें प्लस करें 73.5, इसमें प्लस करें 78.5। तो ये क्लास बाउंड्रीज हमारे पास बन चुकी। जब भी आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करना हो, ये क्लासेस को क्लास बाउंड्रीज में चेंज करेंगे। क्लास बाउंड्री से मुराद ये वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज सेम होंगी तो हम अपना ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। अब आगे तो सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए CF, ये CB
और ये सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है यहां पर, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, इसमें सेकंड फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस करें आप, टोटल कितना देखो 15, इधर 15 लिखेंगे। अब जो सेकंड क्यूमुलेटिव आई है इसमें थर्ड में ये प्लस करें, 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। इस 30 में ये वाला नंबर ऐड करें, जब ये वाला नंबर ऐड करेंगे तो 53 आ जाएगा। ये वाला नंबर ऐड करेंगे तो 65, ये वाला नंबर ऐड करेंगे तो 73, जब इसमें और इसमें ऐड करेंगे तो ये 80। तो आपके पास जो ये वाली फ्रीक्वेंसी भी टोटल बनेगी ये 80 बनेगी हमारे पास। टोटल फ्रीक्वेंसी एफ किसके बराबर, 80 के बराबर। इसे एन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एन कह लें या समेशन एफ कह लें, एक ही बात होती है हमारे पास, ठीक है। अब हमने यहां पर ग्राफ को प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो सादा पेपर के ऊपर भी आप बना सकते हैं, आप ग्राफ पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं। ग्राफ पेपर बनाना है तो छोटे स्क्वायर बॉक्स वाला, क्योंकि पंजाब बोर्ड के अंदर जो एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर आपको देते हैं और छोटे बॉक्स वाला देते हैं, तो आपने छोटे बॉक्स के ऊपर ही प्रैक्टिस कर लेनी है। लेकिन सादे पे भी हमारा काम चलेगा, मैं यहाँ पर सिंपल पेपर के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अब आते हैं जरा, आपने अलोंग एक्स एक्सिस क्लास बाउंड्रीज रखनी है। क्या रखनी है, क्लास बाउंड्रीज। क्या रखनी है बेटा, ये सी बी क्लास बाउंड्रीज। देखिए सबसे छोटी क्लास बाउंड्री ये थी 43.5, तो मैंने 43.5 से ऑनवर्ड 43 पॉइंट के बाद 48 इस तरह चलते हैं, 43 के बाद 48, 53, 58, 63, 68, 73, कहां तक, सबसे बड़ी क्या क्लास बाउंड्री 78 तक। तो 43 से लेकर मैंने मार्क कर दिए हर नंबर को, यहां से क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। आपको क्लास बाउंड्रीज टेबल नजर आ रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। ये क्लास बाउंड्रीज है, इसे मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट कर दिया हर नंबर को, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। अब देखिए मेरे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 80 है, तो यहां पर मैंने 10 का यूनिट रखा है अलोंग वाई एक्सिस। इधर लिख भी लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस जो 1 यूनिट है, जरा इस बात को समझना आपने, ये जो 1 यूनिट है ये वाला, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 5 है, किसके बराबर है 5। लेकिन मैंने 2 सेंटीमीटर का रखा है, हर यूनिट की मेजरमेंट 5 का डिफरेंस है, लेकिन ये मैंने स्केल के ऊपर कितना यूनिट रखा है 2 सेंटीमीटर का। आप भी रखेंगे तो ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा, 1 से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब अलोंग वाई एक्सिस ये तो 1 सेंटीमीटर ही होता है हमारे पास, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 और ये 1 सेंटीमीटर का ही है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने 10 का यूनिट इधर रख लिया क्योंकि मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 80, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस और क्लास बाउंड्रीज अलोंग एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। आपने क्या करना है, अपर से स्टार्ट करनी है, लोअर से नहीं, अपर क्लास बाउंड्री। जी अपर क्लास बाउंड्री है, यहां से आपने इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो पहली आपके पास क्या है 48, 48 के अगेंस्ट क्या है नंबर 3, जरा 3 तलाश करते हैं। यहां पर ये 48 है और यहां से ऊपर 3 है, लेकिन ये 10 का यूनिट है, यहां से 10 का हाफ बनता है, लेकिन 10 के हाफ से थोड़ा सा ऊपर जाना है। अगर मैं मार्क करूं ये 1, ये 2 और ये 3, बिल्कुल इसके सामने यहां पर ये 0.3 मिलेगा मुझे, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने निशान लगा दिया आपके सामने। उसके बाद अपर क्लास बाउंड्री नेक्स्ट कौन सी है 53.5, इसके अगेंस्ट वैल्यू कितनी है 15, सॉरी 48 हो गया 50, ठीक है। 53 के अगेंस्ट कितनी आती है 15, 15 ऊपर की तरफ जाना है, यानी इससे बिल्कुल ऊपर 15, 58 के ऊपर 10 और 20 के दरमियान वाली वैल्यू को मेजर करना है, दरमियान में से, ठीक है। निशान लगा लें जरा, तो ये आ जाएगा हमारे पास तकरीबन दरमियान में, ये निशान लगा लिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट मिलता है सेकंड का। उसके बाद नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 30, 58 के ऊपर लगानी, किसके ऊपर 58 के ऊपर, तो ये 58.5 है, इसके ऊपर 30 की तरफ जाना हमने बिल्कुल स्ट्रेट, तो 30 हमें यहां पे नजर आ रहा होगा,
तो ये 30 के ऊपर ये निशान लगा देते हैं। ये 30 का निशान आ चुका। किसका निशान आ चुका? 30 का निशान आ चुका। इसे सर्कल भी कर लेते हैं ताकि हमें ड्रॉ करने में आसानी हो। ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। उसके बाद 63.5 पे 53, ये 63.5 है, इसके बिल्कुल ऊपर जाना है। किधर तक? 53 तक। 53 तक जाना बेटा हमने। ये मैंने स्केल बिल्कुल इसके सीधा रख लिया। जब हमने ड्रॉ करना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर तो 53, तो ये 50 यहाँ पर होगा, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं पर ये 53 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये मार्क कर दिया 53। तो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है आपने। बल्कि मेरा स्केल थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इसको मैं ज़रा चेंज कर लूँ। चलिए बेटा, मैंने थोड़ी करेक्शन की है। तो 63 के ऊपर 53 बिल्कुल इसी से स्ट्रेट। थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा तो आपका ग्राफ गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट 53 बनता है, इसे मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। उसके बाद आते हैं 68 पर। तो 68 पर कितना है? 65 बनता है हमारे पास। तो 68 के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे 65 की तरफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास इस तरह। बिल्कुल स्ट्रेट रखना आपने स्केल। तो जहां से हमारे पास बनेगा 65, जो कि इस यूनिट के दरमियान में आएगा, इनके दरमियान में आएगा। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा मिड में, तो इसको सर्कल कर लें आप। ठीक है, उसके बाद 73 में कितना है? 73। तो 73.5 के ऊपर बिल्कुल 73, तो 73 की तरफ आपने जाना है। तो यहाँ से बिल्कुल स्केल आपका तकरीबन ये 70 आ गया। 70 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं पर ये 73 होगा आपके पास। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद ये मार्क कर लिया हमने बेटा। उसके बाद लास्ट में 78.5, कहाँ तक? 80 तक जाना है आपने। तो 70 से 80 तक, जब 80 तक जाना हमने तो ये 80 का पॉइंट होगा यहाँ पर पॉइंट, सॉरी बिल्कुल लाइन के ऊपर ये 80 आ रहा है यहाँ से, और ये 78.5। तो ये मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पर। इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन की शक्ल के अंदर तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, इन तमाम डॉट्स को मिलाने से जो हमारे पास यहाँ जीरो ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, पहले इसको इसके साथ मिलाना है जीरो से। जब इसको इसके साथ मिलाना है आपने तो पहली पॉइंट आ गई आपके पास ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपने इसको इसके साथ मिलाना है, डॉट्स को आपस में मिलाते जाना। जहां जहां पर हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के डॉट्स मिले थे तो ये आ जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे। उसके बाद इसको इसके साथ मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर तमाम पॉइंट्स को मिलाते जाना है और ये पॉइंट को इसके साथ, ये भी मिल चुका। और लास्ट पॉइंट को इसके साथ मिलाते हैं तो हमारे पास पॉलीगॉन कंप्लीट हो जाएगी, ऑजिफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा एहतियात के साथ, क्योंकि छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, एरर भी आ सकता है। तो फर्स्ट पार्ट बेटा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था? प्लॉट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग स्कोर्स। जो हमें डेटा दिया था उसके हमने यहाँ पर पॉलीगॉन कंप्लीट कर ली। हमने क्या किया? पहले क्लास बाउंड्रीज बनाई, उसके बाद हमने क्या किया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे ड्रॉ कर दी। इन दोनों की मदद से हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो नजर आ रही है आपको ये कंप्लीट हो चुकी फर्स्ट पार्ट। अब आगे सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? डिटरमिन मीडियन लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स। आपने मीडियन भी फाइंड आउट करना है, लोअर और अपर क्वार्टाइल भी। D3 98 इंटर क्वार्टाइल रेंज। राइट योर आंसर इन होल नंबर्स। किसमें रिप्रेजेंट करना है? होल नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अच्छा बेटा, यहां पर दो मेथड्स हैं। उसने क्या है? ग्राफिकली आप ग्राफ की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से एक्यूरेट हमने उसके करीब करीब आंसर देना है। अब कैसे ग्राफिकली कर सकते हैं? दो मेथड्स हैं। आप फार्मूलों से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूले में फिर कैलकुलेशन ज्यादा होती है। मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसी तरह डिसाइल और परसेंटाइल के ये फार्मूले हैं। ये हम इधर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ग्राफ के जरिए से बड़ी आसानी के साथ इनको लोकेट कर लेंगे। अब कैसे लेके चलना है? तो पहली चीज से
आपका जो मीडियन है, पहले आपने क्या मालूम करना है, मीडियन, इधर हेडिंग देते हैं मीडियन, तो पहले मीडियन हेडिंग दे देते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं ग्राफिकली। आपने ग्राफ तो बना लिया, ठीक है, और जब आपने मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन का फॉर्मूला आपको मालूम है, वो किसके इक्वल होता है, मीडियन का। आपने इस फैक्टर की मदद से 50%, ये जो फार्मूले के अंदर ये फैक्टर होते हैं, इन वैल्यूज की मदद से हम इनको सॉल्व करेंगे तमाम की तमाम। जब आपसे मीडियन पूछा जाए तो इस फैक्टर को पहले सॉल्व करना है n/2। क्या, n/2। जब n/2 को सॉल्व करेंगे, इसकी पोजीशन देखेंगे, n से मुराद कितना है हमारे पास, 80, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें। 80 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बनेगा, 40 आ जाएगी इसकी लोकेशन। ये जो 40 आई है, इसको आपने यहां पे देखना है वाई एक्सिस के ऊपर, इधर लाइन लिखें। चल बेटा आप ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो मीडियन को आपने जो 40 आया है, लोकेट 40 ऑन वाई एक्सिस के ऊपर, देखते हैं वाई एक्सिस के ऊपर इसको लोकेट करते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये 40 है। यहां से बिल्कुल सीधा इस ग्राफ को आपने लोकेट करना है, इसकी लोकेशन चेक करनी है यहां से ग्राफ के ऊपर। तो यहां पर हमारे पास ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी आपको। तो हम इधर से लोकेट करते हैं इस पॉइंट से, बिल्कुल सीधा आपने डॉटेड लाइन के अंदर ये लाइन ड्रॉ करनी है। जब आप ये डॉटेड लाइन के अंदर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास लोकेशन आ जाएगी ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो ये ग्राफ के ऊपर ये लोकेशन आ चुकी। अभी जो लोकेशन आई है, आपने यहां से बिल्कुल सीधा एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जब ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा आपके पास इस फॉर्म के अंदर। अब देखिए ये हमारे पास जब लोकेट किया 40 को इस पॉइंट से बिल्कुल सीधा, ये इस यूनिट के अंदर आ रहा है। ये यूनिट कौन सा है, लाइज बिटवीन 58.5 एंड 63.5। इधर लिखें, लोकेट करने के बाद लाइज बिटवीन इनके दरमियान 58.5 एंड 63.5 ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर उनके बिटवीन आएगा तो मीडियन जो होगा, एवरेज बनेगी, इज द मिड पॉइंट, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ, इनका मिड पॉइंट किनका, 58.5 एंड किसका 63.5, इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनल आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। तो इनका मिड पॉइंट चेक करते हैं, 58.5 प्लस मिड पॉइंट से मुराद इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें आप, तो 63.5 ये आ गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये 61 आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन हुई है ये मीडियन आया है। तो मीडियन कितना आ चुका हमारे पास, यहां पे 61 हमें मिल चुका, ठीक है बेटा। तो ये 61 मीडियन हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहां पर हमारा आंसर नहीं है, आगे भी इसको सॉल्व करना है। चल बेटा अब लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 को कैलकुलेट करते हैं। तो Q1 के लिए आपने फैक्टर कौन सा यूज करना है, ये वाला फैक्टर यूज करना है, n/4 वाला। तो क्या यूज करेंगे, n/4। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 80 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20th आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप Q1 के लिए लोकेट करना है, आपने इसकी पोजीशन चेक करनी है 20th ऑन y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। चेक करते हैं जी, जब आपने यहां ग्राफ से इसकी 20 से लोकेशन चेक करनी है, हमने इसकी लोकेशन चेक करते हैं 20 से। जब 20 से लोकेशन चेक करेंगे तो यहां से मेजरमेंट करते हैं, इसको ग्राफ के साथ अटैच करते हैं डॉटेड लाइन के अंदर। जब डॉटेड लाइन के अंदर अटैच करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन यहां पर ये वाला पॉइंट, ठीक है। और यहीं से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है।
जब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा आपके पास Q1। अच्छा बेटा, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट नहीं बन रहा, जैसे ये दरमियान में आ रहा था पॉइंट, अगर दरमियान में बिल्कुल आ रहा हो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये दरमियान में नहीं है। इसमें सिंपल लिखेंगे लाई Q1, अगर लोकेट करते हैं लाइज इन द यूनिट, इन द यूनिट, किस यूनिट के अंदर लाई करता है, ये इसके दरमियान लाई करता है 53.5 एंड 58.5, लेकिन यहां पर उसकी एवरेज मिड पॉइंट नहीं बनता। अगर हम क्लोज्ड देखें, अगर मैं इसकी एवरेज निकाल दूं, इसकी एवरेज आती है हमारे पास 56, इसकी एवरेज कितनी आती है 56। अगर हमें इसको ग्राफिकली देखना है, ये इस यूनिट के दरमियान में तो आता है, लेकिन लाई उनके दरमियान में करता है, लेकिन ये लाई किन के दरमियान में करेगा, लाइज बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ, किसके मिड पॉइंट, एक 53.5 एंड 56, इसके मिड पॉइंट में और इसके लोअर क्लास के मिड पॉइंट में लाई करेगा। तो उसके करीब अगर इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 53.5 प्लस 56, तो ये अगर डिवाइड करें 2 से तो ये अप्रोक्सीमेट हमारे पास कितना आता है 54.75, अप्रोक्सीमेट 55 के करीब। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा आंसर जो है इस यूनिट के अंदर तो आता है, लेकिन बिटवीन नहीं है। बिटवीन तब बनता है जब दरमियान में आता, तो ये लाई कहां पे कर रहा है 56 और इनके दरमियान। इधर मैंने इसलिए लाइन लिखी है लाइज बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ 53.5 एंड 6 के दरमियान वो लाई करता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास अपर क्वार्टाइल आ जाएगा। अब आते हैं, सॉरी लोअर क्वार्टाइल, अब आते हैं अपर क्वार्टाइल की तरफ। तो अपर क्वार्टाइल में हमने क्या करना है, क्वार्टाइल्स, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका Q3 बनेगा। तो Q3 कैसे कैलकुलेट करना है आपने, Q3 जरा फॉर्मूला देख लें, आप फॉर्मूला देख लें, काम आसान हो जाएगा। अब ये फैक्टर है 3n/4, इधर से सॉल्व करेंगे हम, 3n/4 वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइडेड बाई 4, जब इसे से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 60th वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या करना है Q3 के लिए, लोकेट 60 ऑन y एक्सिस के ऊपर, चेक करते हैं जी y एक्सिस के ऊपर 60 को लोकेट करते हैं। जब 60 को लोकेट करेंगे तो हमारे पास यहां पर आएगा 60 के करीब, ये 60 है, मैं y एक्सिस के ऊपर लोकेट कर रहा हूं इसे। जब इसको हम यहां से मिलाएंगे तकरीबन ये पॉइंट बनता है, इस पॉइंट से बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। जब x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा Q3, ये क्या बनेगा Q3। ये बिटवीन, ये दरमियान में बिल्कुल आ रहा है, किनके दरमियान में आ रहा है, इनके दरमियान में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, जब इसको लोकेट किया तो ये हमारे पास Q3 लाइज बिटवीन, ये दरमियान में ही आ रहा है, किस यूनिट के दरमियान में आ रहा है हमारे पास 63.5 और 68.5, लाइज बिटवीन 63.5 एंड 68.5। इनका एवरेज, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ किनका 63.5 एंड 68.5। चेक करते हैं जिनका मिड पॉइंट इसके बिल्कुल करीब करीब 63.5 प्लस 68.5, इनको प्लस किया डिवाइडेड बाय 2 किया तो 66 इसका आंसर आ जाएगा। तो Q3 की वैल्यू ग्राफिकली हमें क्या मिल गई 66 मिल चुकी। तो ये 66 आता है, इसे हम लिख लेते हैं यहां पे, इसकी वैल्यू कितनी आती है 66 बनती है हमारे पास। ठीक है बेटा, Q1 भी आ चुका, मिड पॉइंट भी आ चुका, अपर क्वार्टाइल भी आ चुका। आगे उसने हमसे क्या पूछा है वो भी देख लेते हैं, आगे वैल्यूज भी चेक करते हैं। जब आगे वैल्यूज चेक करते हैं D3 कैसे कैलकुलेट करना, बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। चलो बेटा अब नेक्स्ट D3 कैलकुलेट करते हैं। तो D3 डी साइल का है हमारे पास,
ये फैक्टर यूज करेंगे 3n/10। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो D3 के लिए हमने 3n/10, डी साइड से मुराद 10th यानी 10 पे डिवाइड करना है, 3 से मुराद 3 के साथ मल्टीप्लाई। जब आपने इसे सॉल्व करना है 3 × 80 डिवाइडेड बाई 10th, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास 24 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, लोकेट यानी इसकी पोजीशन चेक करनी, लोकेट 24 ऑन वाई एक्सिस पर चेक करें। चेक करते हैं जी वाई एक्सिस पर क्या मिलता है हमें, कहां पर मिलता है, जरा ये आ जाए 24 पर। ये वाई एक्सिस है, अब वाई एक्सिस पर 24 देखते हैं कहां पर है। 24 इनके दरमियान में होगा, दरमियान में कहीं पे। फॉर एग्जांपल अगर वो दरमियान में है तो यहां पर कहीं पर होगा 24 हमारे पास। अगर इसको मैं लोकेट करना चाहूं 24 को, यहां से बिल्कुल सीधा इसके ग्राफ के साथ मिलाते हैं या ग्राफ के साथ मिलाएंगे तो ये हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा। इसको आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर, बिल्कुल यहां पर आ जाएगा हमारे पास इस यूनिट के अंदर। अब देख सकते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 56 और 58 के दरमियान। तो लाइज बिटवीन 57 एंड इट इज लाइज बिटवीन 56 एंड 58.5। इसकी एवरेज निकाल लें, जब इसकी एवरेज निकाल लेंगे तो आपके पास फाइनल आ जाएगा आंसर 56 + 58.5। इनको प्लस किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, डिवाइडेड बाई 2, तो ये अप्रोक्सीमेट 57 के करीब हमारा आंसर आ रहा है। हमने होल नंबर में आंसर देना है। आप देख भी सकते हैं ये 56 है, 56 से थोड़ा सा आगे 57 होगा हमारे पास, ठीक है। तो उसकी एवरेज निकाली हमने, तो ये D3 आंसर आ चुका हमारे पास, ठीक है। लाइज बिटवीन इनके दरमियान इनकी एवरेज मिलेगी हमें यहां पर, ठीक है। D3 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमारे पास एक और पॉइंट है, दैट इज P90। लास्ट पॉइंट कौन सा सोल्व करना है, P90। जब आपने P90 को सोल्व करना है तो P90 से मुराद क्या होगा, P90 इज इक्वल टू, आपने n को 90 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 100 के साथ डिवाइड करना है। परसेंटाइल यानी 100 से डिवाइड करना, 90 से मुराद उसको मल्टीप्लाई करना। तो जब इसे सॉल्व करेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 80, n की वैल्यू 80 है, डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, मल्टीप्लाई करने से 72 के करीब करीब हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब देखते हैं जी, इसको लोकेट करते हैं, इसको लोकेट करते हैं। हमारे पास लोकेट 72 ऑन वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस पर लोकेट करेंगे हम चेक करते हैं कहां पर ये मिलती है हमें वैल्यू, देखते हैं। ये 70 है, 70 से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास 72 तकरीबन यहां पर होगा। जब इसको लोकेट करेंगे हम, ये पॉइंट इससे बिल्कुल नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपने। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस अपर क्लास बाउंड्री के करीब करीब है, यानी इसके करीब करीब 73 इसका आंसर होगा। तो ये P90, इसको हम इस तरह लिखेंगे। चल बेटा इसका आंसर लिखते हैं P90 का। जब हमने ड्रॉ किया 72 ऑन वाई एक्सिस, तो ये हमारे पास 73.5 के करीब करीब है, लेफ्ट नियर टू। इसका आंसर लिखते हैं, इट इज लेफ्ट नियर टू 73.5 ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। तो 73 के बिल्कुल 0.5 के करीब करीब है इस क्लास बाउंड्री के, तो 73 इसका होल नंबर में आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो ये 90 भी हमारा कंप्लीट हो चुका हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट पार्ट सोल्व करते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी IQR विच इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। तो हमने ग्राफिकली सॉल्व कर दिया था Q1 का हमारे पास आंसर आया था यहां पर 55 और Q3 का आंसर 66 के बराबर।
यानी हमने क्या करना है, यहां पर 66 में से 55 को माइनस करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ग्राफ को ड्रॉ किया, ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद मीडियन को ग्राफिकल सॉल्व किया, अब लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, D3 और 90 और लास्ट में क्वार्टाइल रेंज को सॉल्व कर दिया ग्राफिकली। मैंने ग्राफ से सॉल्व करवाया है, जिस बच्चे को ग्राफ से सॉल्व करना आता है ग्राफ से कर ले, और जो फार्मूलों से करना चाहता है वो फार्मूलों से भी कर सकते हैं। फार्मूले का सेकंड स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 11.1 का। कंस्ट्रक्ट एन ऑजेव यानी पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट करना है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है फ्रीक्वेंसी, इसका हमने ऑजेव ड्रॉ करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ड्रॉ किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन बेटा यहां पर हमें क्लास बाउंड्रीज बना के दे दिए, तो क्लास बाउंड्रीज बनाने की हमें जरूरत नहीं। ये जो हमें दिया है कोर्स क्लासेस, ये क्लास बाउंड्रीज ही हैं हमारे पास, और साथ में हमें फ्रीक्वेंसीज दिए हैं। इस फ्रीक्वेंसीज की हमने जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी है, फिर अपना ग्राफ कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, चलो जी। 4 एज इट इज, पहली फ्रीक्वेंसी, इसको और इसको प्लस करेंगे तो 14 आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 35 आंसर आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 40 आंसर आएगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी, टोटल n के बराबर हमारे पास। ठीक है, ये आ चुका। अब हमने इसे एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से ही लेबल कर लिया। एक्स एक्सिस के अलावा हम क्लास बाउंड्रीज रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा? क्लास बाउंड्रीज। सबसे छोटी क्लास बाउंड्री ये है। चलते 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 हमने कहां तक ड्रॉ करनी है? मैक्सिमम क्लास बाउंड्रीज तक, यानी 69, 79, 89, 99, 109 और लास्ट में 119। ये क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस के अलोंग लेबल कर दी। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हमारे पास? 40। तो मैंने 4 का यूनिट रखा है अलोंग वाई एक्सिस, 4, 8, 12 इधर लिख रहे थे। अलोंग एक्स एक्सिस वो जो 1 यूनिट है वो तो 10 का है, लेकिन जो मेरी मेजरमेंट है स्केल से वो 2 सेंटीमीटर की है। ये 2 सेंटीमीटर का मैंने यूनिट रखा है, जिसका यूनिट कितना है? 1 यूनिट 10 के बराबर। ये भी 10 है, ये भी 10 है, लेकिन स्केल में मेजरमेंट में 2 सेंटीमीटर का होगा। और ये जो 1 यूनिट है ये वाला अलोंग वाई एक्सिस, ये 4 है, तो ये 1 सेंटीमीटर ही है मेरे पास। ठीक है, चलिए जी। अब हम ऑजिव पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? अपर क्लास बाउंड्रीज की मदद से, अपर क्लास बाउंड्रीज ये वाला कॉलम, इनकी वैल्यूज की मदद से हम अपना ग्राफ लेबल करेंगे। ये तो 0 ही रहेगा, इसको हम इसी तरह लेके चलेंगे। उसके बाद ये वाली क्लास बाउंड्री कितनी? 79। इसके सामने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी? 4, यानी 79 से बिल्कुल सीधा ऊपर 4 पर आपने डॉट लगाना है। ठीक है, तो ये 4 का ही यूनिट रखा हुआ हमने, तो ये आ जाएगा 4 का यूनिट, ये डॉट लगा दिया हमने। उसके बाद हमने क्या रखना है? 89 के अगेंस्ट कितना है? 14, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा 89 के ऊपर। ये 89 और 14, जो 14 मिलेगा वो 12 और 16 के दरमियान में होगा। तो यहां पे दरमियान में होगा, तो मैंने ये मार्क कर लिया दरमियान वाला नंबर 89 के ऊपर। उसके बाद 99 के ऊपर कितना है? 27, इसको भी ड्रॉ करते हैं। ये 99 बिल्कुल सीधा मेरे पास 27, ये 28 से थोड़ा सा नीचे यहां पर होगा, ये 28 है, यहां पर ये 27 होगा, उससे थोड़ा सा नीचे, ये मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद सीधा रखना बेटा, यहां पर देख लेते स्ट्रेट मेजरमेंट है कि नहीं है। तो तकरीबन यहां पर ही आता है, ये पॉइंट मार्क कर दें। ठीक है, उसके बाद 109 के अगेंस्ट कितना? 40, 109 यहां पर है, और 40 देखते हैं। 40 सबसे ऊपर होगा, सॉरी 35 पहले, कितना है? 35। तो 35 को लोकेट करते हैं यहां से बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये 36 से थोड़ा सा नीचे होगा यहां पर, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 109 के ऊपर। उसके बाद 119 के अगेंस्ट कितना नंबर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40, तो यहां से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा 40, ये 40 वाला निशान है आखिरी वाला। ठीक है बेटा, चले जी, इसको यहां पे मार्क करते तो ये 40 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चेक कर लेते हैं, स्ट्रेट ही है ना हमारे पास, स्ट्रेट एंड एरो, सॉरी यहां पे ये बनता है स्ट्रेट, यहां पे
सीधा होगा तो बेटा ग्राफ ठीक बनेगा, स्केल थोड़ा सा रोटेशन नहीं होनी चाहिए। ये आ चुका, इसको भी चेक कर लेते हैं 109 को। ठीक है, ये ठीक पॉइंट है। इधर से ये भी ठीक पॉइंट है, ओके है। ठीक है, तो ये मैंने प्लॉट कर दिए यहां पर। चल बेटा इन पॉइंट्स को मिलाते तो हमें ऑजिव यानी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। पहले 0 से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे पहले, याद रहेगा। उसके बाद इस पॉइंट को नेक्स्ट वन के साथ मिलाएंगे हम, इस पॉइंट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को इसके साथ मिलाना है हमें, याद रहेगा पॉइंट। उसके बाद यहां पर इस पॉइंट को इसके साथ मिलाना है, और लास्ट में इस पॉइंट को, अगले वाला पॉइंट नहीं पीछे वाला पॉइंट है वो मैंने रेस कर दिया, समझ लें। तो ये पॉइंट्स की मदद से मैंने यहां पर ऑजिव को कंप्लीट कर लिया। अब ये मेरा अभी ग्राफ कंप्लीट हुआ है, लेकिन आगे भी कुछ चीजें पूछी हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पूछा था। अभी तो हमारे पास ग्राफ कंप्लीट हुआ है, आगे नीचे नीचे लिखा हुआ है डिटरमिन मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, D6, P80, इंटर क्वार्टाइल रेंज ग्राफिकली। आपने ग्राफिकली इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। तो सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, मीडियन। तो फर्स्ट पार्ट में इधर सॉल्व कर रहा हूं मीडियन, स्पेस हमारे पास यहां पर मौजूद है, तो मीडियन हेडिंग दे देते हैं। तो मीडियन के हवाले से क्या करेंगे हम, मीडियन का बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 वैल्यू, और n की वैल्यू कितनी है 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 20। आपने क्या करना है 20 को लोकेट करना है ऑन वाई एक्सिस के ऊपर। चेक करते हैं वाई एक्सिस पर इसकी लोकेशन कहां पर मिलती है, ग्राफ के ऊपर 20। तो ये आपको नजर भी आ रहा होगा, यहां से बिल्कुल ये 20, इधर से आपने लाइन ड्रॉ करनी है डॉटेड लाइन के अंदर। तो यहां से बिल्कुल ड्रॉ करें, बिल्कुल इसके एक्स एक्सिस के ऊपर। जब एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो ये किन के दरमियान आ रहा है 89 और 99 के दरमियान। किन के दरमियान आ रहा है हमारे पास मीडियन 89 लाइज बिटवीन, किन के दरमियान 89 एंड 99 ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ 89 एंड 99। तो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 89 प्लस 99 प्लस किया डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 94। तो 94 मीडियन आ जाएगा हमारे पास, कहां पर ये 94 मीडियन आ चुका है। इसको यहां पर लोकेशन लिख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। ये तो मीडियन आ चुका। अब आगे क्या पूछा था उसने, लोअर क्वार्टाइल। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लोअर क्वार्टाइल के लिए यहां पे पहले सॉल्व करते हैं। Q1 लोअर क्वार्टाइल हेडिंग देते हैं, लोअर क्वार्टाइल। जब लोअर क्वार्टाइल हेडिंग देंगे तो Q1 किसके इक्वल होगा, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, n/4 वैल्यू, n/4, n से मुराद 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 10th। आपने क्या करना है लोकेट 10th ऑन वाई एक्सिस के ऊपर, किसके ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर आपने इसे लोकेट करना है, ठीक है। चलिए 10th को लोकेट करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। स्केल हमारे पास ये मौजूद है, 10 होगा हमारे पास इनके दरमियान वाला नंबर, यहां से आपने लोकेट करना है 10 को। जब लोकेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्राफ के ऊपर यहां पर, और इधर से आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर, और ये Q1 किन के दरमियान आ रहा है, इन दो नंबर्स के दरमियान है 79 और 89 के। इट लाइज बिटवीन, अगले पेज पे लिख लेते हैं इसका आंसर, इट लाइज
बिटवीन किन के दरमियान लाई करता है, 79 एंड 89 ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, 79 एंड 89। इसका मिड पॉइंट चेक करते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, 79 प्लस 89 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं बेटा, तो ये 84 इसका आंसर आएगा हमारे पास। अच्छा बेटा, कैलकुलेटर पे हमारा 84 आ रहा है, लेकिन आपकी बुक के अंदर 85 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर उसके करीब करीब तो है, लेकिन हम ग्राफिकल सॉल्व कर रहे हैं। जरा देखिए, आपको मैं बता भी देता हूं, ये जो हमने कहा कि ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, अगर हम मेजरमेंट चेक करें, ये 2 सेंटीमीटर का था यूनिट, ये 2 सेंटीमीटर का, आपको ये मिड पॉइंट यहां पे तकरीबन बता है, इससे थोड़ा सा पीछे पीछे। आप 85 भी कर देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 84 भी आंसर दे सकते हैं और 85 भी, क्योंकि ये डेसिमल के करीब करीब आंसर देता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं। हमने होल नंबर के अंदर आंसर देना है। अगर आप यूनिट के मुताबिक चलेंगे, ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा आगे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 84 लिख दें, ठीक है, चाहे 85। कैलकुलेटर से जब सोल्व किया मिड पॉइंट इस तरह लिख रहे, इट इज द नियर मिड पॉइंट ऑफ, इसका मिड पॉइंट ऑफ इसके करीब करीब, 85 भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 84 भी आपका एक्सेप्टेबल होगा हमारे पास, ठीक है। अभी आपकी मर्जी है, चाहे आप मेजरमेंट करके देख ली, 85 भी इसका आंसर लिख सकते हैं, तो 84 लिख दो, वो बेटर है, क्योंकि हम एक ही मेथड से लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं अपर क्वार्टाइल की तरफ। किस तरफ, अपर क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। Q3 का फॉर्मूला क्या था बेटा, मैंने आपको बताया था कि आपने n को 3 के साथ मल्टीप्लाई और 4 के साथ डिवाइड करना है। ये फॉर्मूला आ चुका। अब सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई से। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, डिवाइड करेंगे 4 के साथ, n की वैल्यू यहां पे हमारे पास 40 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30th के करीब। अब क्या करना है, Q3 के लिए लोकेट करना है हमने 30th ऑन y एक्सिस। किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। हमारे पास चेक करते हैं y एक्सिस पर कहां मिलती है इसकी वैल्यू, करीब करीब 30 यहां पर होगा इन दोनों के दरमियान। यहां से हमने अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करनी है इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो यहां से लेबल करेंगे, तो जब ड्रॉ करेंगे तो ये लोकेशन करेंगे यहां से इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और यहां से आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। जब आप ड्रॉ करेंगे यहां से, तो आपको ये Q3 मिलेगा। ये किस यूनिट के दरमियान आ रहा है, 99 और 109 के दरमियान, ठीक है बेटा। चले जी लाइन लिखते हैं, इट लाइज बिटवीन, किस यूनिट के दरमियान, 99 एंड 109। तो Q3 इट इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट, 99 और 109 का। इसका मिड पॉइंट चेक करते हैं, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 99 प्लस 109, जब दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 104 के करीब करीब आंसर आएगा। तो आपकी बुक के अंदर 103 दिया हुआ है, क्योंकि जब हम मेजरमेंट चेक करेंगे उसके बिल्कुल करीब करीब हमारा आंसर देगा वो, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 यूनिट का डिफरेंस आ सकता है, 103 भी आप आंसर लिख सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका मिड पॉइंट के करीब करीब आंसर बनता है, यहां से बिल्कुल करीब करीब, ये मिड पॉइंट के करीब करीब आंसर बनता है, ठीक है बेटा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नंबर से उसके करीब करीब उसके आंसर है। अब आगे हमने सॉल्व करने हैं डी साइल यानी D6 कैलकुलेट करना है। तो D6 कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला लिखते हैं यहां पे, पहले यहां पे स्पेस बना लें। चल बेटा D6 को सॉल्व करें। D6 से मुराद आपने n को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके और 10 पे डिवाइड करना है।
तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 को 10 पे डिवाइड करके 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24th वैल्यू मिलेगी हमें यहां पर। ठीक है, जब आगे से सॉल्व करना है, लोकेट करना है, लोकेट 24th ऑन y एक्सिस के ऊपर चेक करते हैं हमें y एक्सिस के मदद से x एक्सिस पर क्या वैल्यू मिलती है। ठीक है बेटा, चले जी। तो यहां पर जब मैंने 24 से लाइन ड्रॉ करनी है, 24 है, जब इससे लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, तो यहां पर ये पॉइंट, इस पॉइंट से बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आना है। इस पॉइंट से सीधा नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा हमें मीडियन और 99 के दरमियान, ये जो हमारे पास D6 आएगा, D6 इधर देखते हैं, इट इज लाइज बिटवीन, इट इज लाइज बिटवीन मीडियन एंड 99 अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री। तो मीडियन हमारे पास क्या था, मीडियन हमारे पास 94 था, यानी 94 को आपने 99 के साथ प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, इनके दरमियान लाई करता है। चलो जी, 94 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें 97 के करीब करीब इसका आंसर देगा, राउंड अबाउट करने से। तो 96.5 विच मीन्स अप्रोक्सीमेट 97 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये जो डी होगा, ये वाला नंबर, ये कितना आएगा ग्राफ के ऊपर, 97 के करीब करीब हमारे पास नंबर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन से। अब आगे जो हमने सॉल्व करना है वो बेटा है हमारे पास P80। P80 से मुराद आपने क्या करना है, परसेंटाइल। आपने n को 80 के साथ मल्टीप्लाई और 100 के साथ डिवाइड करना है। जब आप सॉल्व करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100 TH। ठीक है, TH आ जाएगी वैल्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 32 बनेगा, 32। तो फिर आपने क्या करना है, लोकेट 32 ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर चेक करते हैं लोकेशन इसकी 32 की, और x एक्सिस पर वैल्यू चेक करेंगे साथ ही। चलो जी, अब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं y एक्सिस 32 से, ये लोकेशन 32 की है, इधर से लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल ग्राफ के ऊपर, पॉलीगॉन के ऊपर। तो यहां पर ये कहीं पर पॉइंट होगा, इस पॉइंट से मुझे यहां पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये मेरे पास P80 बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ग्राफ के ऊपर से। चलो बेटा, ये वैल्यू मेरे पास P80 की बनती है, ये Q3 के करीब करीब है, लेकिन ये यूनिट इसके दरमियान लाई करते हैं, Q3 और 109 के। इधर हम लाइन लिखते हैं कि ये इट इज लाइज बिटवीन Q3 एंड 109 ऑन x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर Q3, इट इज ऑलमोस्ट राइट नियर टू, किसके करीब, Q3 के करीब, Q3 के करीब करीब है। अगर गौर से देखें, Q3 से थोड़ा सा एक यूनिट आगे, Q3 का मेरा आंसर क्या था 104, जब मुझे इसका यूनिट लिखना है तो 105, यानी एक यूनिट एक कदम आगे राइट साइड पर। ये Q3 था, Q3 से थोड़ा सा आगे एक यूनिट, यहां पर 5, 6, 7, 8, 9 यहां पर चलेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास P105 अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। और लास्ट में हमने क्या मालूम करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। IQR से मुराद Q3 माइनस Q1। तो मेरा जो Q3 आया था, अगर बुक के मुताबिक सॉल्व कर रहा है तो बुक के मुताबिक सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मेरी टेबल वैल्यू है ये 104 और 84। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर किसके करीब आएगा,
20 के करीब आएगा मेरे क्वार्टाइल रेंज के मुताबिक। अगर बुक के मुताबिक देखना है, बुक के करीब करीब, वो भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जो मेरा ग्राफ बना उसी के अकॉर्डिंग ये बनता है। अगर बुक के मुताबिक देखना QR Q3 माइनस Q1 यानी 103 में से 85 को माइनस करेंगे तो 18 आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट होते हैं हमारे पास, जरूरी नहीं एग्जैक्ट आंसर आए। उसने कहा था कि आपने जो आंसर लिखना है तो वो किस फॉर्म के अंदर लिखना है, होल नंबर की फॉर्म के अंदर लिखना है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं 11.1 का। फाइंड Q1 Q3 मीडियन रेंज एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर द डेटा। ये हमें अनग्रुप डेटा गिवन है, हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमने ये प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, बॉक्स एंड विस्कर, ये प्लॉट करना। ये क्या होता है ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अच्छा बेटा, जब आपने क्वार्टाइल्स और मीडियंस फाइंड आउट करना हो तो डेटा को अरेंज किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं। हम जब डेटा को अरेंज करेंगे, यहां पर अरेंज डेटा को जब अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो एक्स सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें, 3 देख लेते हैं, ये 3 आ जाएगी। उसके बाद 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लास्ट में 17 हमारे पास। ये जितनी भी वैल्यूज हैं 3 से लेकर 17 तक, आगे पीछे नंबर से हमने इसे अरेंज कर दिया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये अरेंज कर दी हमने यहां पर तमाम की तमाम वैल्यूज। अब यहां पर जो वैल्यूज हैं n इज इक्वल टू टोटल वैल्यूज 15 है, इसे काउंट कर लें। ओड वैल्यूज हैं, क्या है, ओड वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल वैल्यूज कितनी है हमारे पास 15। अगर ओड नंबर ऑफ वैल्यूज हो उनका फॉर्मूला अलग होता है, आप क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अब दोबारा रिपीट हो रहा है हमारे पास यहां पर मीडियन भी लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल, मीडियन आप पढ़ चुके हैं ओड वैल्यूज के, ये फॉर्मूला क्लास 9 के अंदर। लेकिन क्वार्टाइल की बात करें, आपने 4 पे डिवाइड करना है लोअर क्वार्टाइल को, और अपर क्वार्टाइल 3 से मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करना है। ये फॉर्मूले हमने यूज्ड करने हैं। तो सबसे पहले हम Q1 फाइंड आउट करेंगे। तो Q1 का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, n प्लस 1 ओवर TH वैल्यू हमारे पास। ठीक है, ये TH लाजमी लिखना है आपने। तो n की टोटल वैल्यूज कितनी है 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो फोर्थ वैल्यू 15 प्लस 1 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो फोर्थ वैल्यू जो डेटा में हमारे पास अरेंजमेंट के अंदर 1 2 3 4, ये जो फोर्थ है ये हमारे पास Q1 होगा। तो Q1 की वैल्यू किसके बराबर आ चुकी, 6 के बराबर आ चुका हमारे पास आंसर यहां पर। ठीक है, तो ये लोअर क्वार्टाइल हमने यहां पे सॉल्व कर दिया। उसके बाद क्या सॉल्व करना है, Q3 बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करेंगे। एंड Q3 का फॉर्मूला होता है 3 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 TH वैल्यू। तो 3 मल्टीप्लाई बाई n की वैल्यू कितनी 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 वैल्यू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका आंसर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12th वैल्यू बनेगी। कौन सी वैल्यू बनेगी, 12th वैल्यू। अब काउंट करेंगे अरेंजमेंट डाटा के अंदर 12th वैल्यू कौन सी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो हमारे पास नंबर आएगा 14, ये Q3 की वैल्यू होगी हमारे पास। तो 14 इसका आंसर आ जाएगा Q3 का। तो यहां पर हमने Q3 को भी सॉल्व कर दिया। अब हमने आगे सॉल्व करना है मीडियन। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला भी हम लिखते हैं यहां पे। मीडियन को मैं इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं, आपको ही मैंने क्लास 9 के अंदर बताया हुआ है, n प्लस 1 बाई 2
टी एच वैल्यू। ये क्लास 9 के अंदर भी आप फॉर्मूला पढ़ चुके मीडियन का। एन की वैल्यू कितनी है 15, 15 प्लस 1/2 टी एच वैल्यू। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8th वैल्यू, जरा काउंट करें 8वीं वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, ये 8th वैल्यू बनती है, दैट इज 10। ये मीडियन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मीडियन भी कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं रेंज। रेंज भी आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं, तो रेंज का फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। तो रेंज का फॉर्मूला आता है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ी में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास कितनी है 17, और सबसे छोटी वैल्यू क्या डेटा के अंदर 3। जब इसे माइनस करेंगे तो 14 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास रेंज का भी। उसके बाद उसने कहा इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, पहले यहां पे स्पेस बना लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो ये स्पेस बना ली मैंने यहाँ पे, इंटर क्वार्टर रेंज आई क्यू आर इंटर क्वार्टर रेंज से मुराद है आपने क्या करना है Q3 में से Q1 को क्या करना है माइनस करना है, और आपने Q3 की वैल्यू क्या फाइंड की 14 माइनस 6, तो ये 8 आंसर आ जाएगा हमारे पास यहां पर। ठीक है बच्चे, हमने यहां पर Q1, Q3, मीडियन, रेंज और इंटर क्वार्टाइल रेंज इस डेटा का मालूम कर लिया। आगे हमने आल्सो ड्रॉ अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, ये काम करना है इस डेटा का। चलिए बेटा, प्लॉट करने से पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। पेज 182 पर डेफिनेशन आ सकती है बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। क्या होता है अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट और अ बॉक्स प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेट 5 नंबर समरी। हम 5 नंबर्स की मदद से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं, उसको हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट या बॉक्स प्लॉट कहा जाता है। कौन कौन से, मिनिमम नंबर, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मैक्सिमम, इन 5 नंबर्स की मदद से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास इस शेप के अंदर, तो वो हमारे पास बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहलाता है। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई, मिनिमम नंबर, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, क्वार्टाइल और मैक्सिमम नंबर, ये 5 चीजें। अब जो बॉक्स के अंदर चीजें रखनी है, बॉक्स ये सिंपल बॉक्स है, बॉक्स में क्या होगा, इट रिप्रेजेंट्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज, वो इंटर क्वार्टाइल रेंज को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज द मिडल वैल्यू, यानी मीडियन होगा उसके दरमियान, और डेटा द बॉक्स एजेस, जो बॉक्स एजेस होगा वो Q1 और Q3 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी बॉक्स हमने बनाना है Q1 से लेकर Q3 तक, और दरमियान में मीडियन उसी के दरमियान में आएगा। अ मीडियन इज अ लाइन विद इन द बॉक्स रिप्रेजेंटिंग द सेकंड क्वार्टाइल, जो मीडियन होगी बॉक्स के अंदर सेकंड क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करेगा मीडियन। और विस्कर क्या होगा, लाइन एक्सटेंडिंग द बॉक्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, यानी बॉक्स से मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो विस्कर कहलाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ करना है इन डेफिनेशंस की मदद से। तो ये डेफिनेशंस आपने लास्ट में याद करनी है। चलिए आइए आपको सिखाते हैं। अब कैसे ड्रॉ करना है आपने जरा देखना है। आपके पास ये मिनिमम नंबर है और ये मैक्सिमम नंबर 17 तक है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और 2 का यूनिट रख लिया। ये 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का मैंने यूनिट रख के 2, 4, 6, 8, 10 का ये लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है अब हमने क्या करना है, सबसे पहले बॉक्स को ड्रॉ करना है। किसको ड्रॉ करना, बॉक्स। बॉक्स हमारे पास होगा Q1 और Q3। अब Q1 की वैल्यू कितनी है 6 और इसकी 14, यानी Q1 मेरे पास यहां पर है और Q3 यहां पर है। इसके ऊपर मैं बॉक्स ड्रॉ करूंगा, बिल्कुल इसके ऊपर। चलिए जी बॉक्स ड्रॉ करते हैं। यहां से ये इधर से लाइन ड्रॉ की और इधर से ये लाइन ड्रॉ की, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं लाइंस को। तो दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो यहां से बॉक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जी, ये मेरा पहला बॉक्स ड्रॉ हो चुका Q1 का, इधर भी लिख लें ये Q1 और ये Q3, बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया।
उस बॉक्स के बाद हमारा मीडियन कितना है 10, बिल्कुल इसके ऊपर 10 के ऊपर आपने यहां पे मीडियन ड्रॉ करनी है, एक लाइन, ये मीडियन आ गई, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे मीडियन। अब यहां पे थोड़ा सा शेड कर लेते हैं जैसे आपकी बुक में किया हुआ है, एक पार्ट को शेड कर लिया मैंने ताकि मिक्स ना हो कि ये Q1 वाला है पोर्शन है, ये दरमियान में मीडियन है, और ये हमारे पास थोड़ा सा हल्का सा किसका है Q3 का पोर्शन आ जाएगा। ये चीज ड्रॉ हो चुकी। उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ करनी मैक्सिमम से मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू कितनी 17, मिनिमम कितनी है 3, ये 16, यहां पर 17 होगा, बिल्कुल ये 17 है हमारे पास, और 2 और इसके दरमियान 3, यानी यहां पर आपने लाइन को एक्सटेंड करना है इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक क्या करना है आपने, लाइन को क्या करना है एक्सटेंड करना है। तो ये पॉइंट मैं इधर मार्क कर रहा हूं, अब ये लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं यहां से, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी, मैक्सिमम वैल्यू, और यहां से भी बिल्कुल सीधा मिनिमम नंबर से ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते पहले, ये पॉइंट, इस पॉइंट से यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये मिनिमम वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका। ठीक है बेटा, ये हमारे पास Q1 आ चुका, ये Q3 आ चुका हमारे पास यहां पर, और ये मीडियन आ चुका। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू हमने यहां पर कंप्लीट कर ली। तो विस्कर एंड बॉक्स एंड विस्कर भी हमने प्लॉट करना सीख लिया। सिंपल सा ग्राफ है बेटा, इसका कोई मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 11.1 का स्टेटमेंट है, फाइंड Q1 Q3 मीडियन रेंज इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड एक्सट्रीम वैल्यूज प्लॉट फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमने ये वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है और एक्सट्रीम वैल्यूज प्लॉट भी करनी है इस डाटा का। आल्सो प्लॉट बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है यहां पर। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे मिनिमम से मैक्सिमम। तो मिनिमम 92 से स्टार्ट हो रही है, तो मैं अरेंज कर रहा हूं 92, 93, आपने चेकआउट करना है 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 107, 108 और 1110। तो यहां पर भी हमारे पास n की वैल्यू 15, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 15 बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 n नंबर ऑफ ऑड्स है। तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। ठीक है बेटा, चले जी। तो सबसे पहले हम Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो Q1 का फॉर्मूला था हमारे पास विच इज इक्वल टू n+1/4 TH वैल्यू। तो n हमारे पास कितना 15 Q1 15 + 4 डिवाइड बाय 4 TH वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने से इसका आंसर आएगा फोर्थ वैल्यू। काउंट करते हैं फोर्थ वैल्यू 1 2 3 4, ये फोर्थ वैल्यू आ गई Q1 विच इज इक्वल टू 96 के बराबर इसका आंसर आ गया Q1 का हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब आते हैं नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। Q3 फाइंड आउट करना है, अपर क्वार्टाइल n+1/4 और मल्टीप्लाई बाय 3, जब 3 फाइंड आउट करना है TH वैल्यू Q3 n+1/4 TH वैल्यू। तो सॉरी 15 पुट करना था यहाँ पे, n की वैल्यू 15। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 12th वैल्यू बनेगी हमारे पास। कितनी वैल्यूज बनेगी सॉल्व करने से 12th वैल्यू। 15 + 1 16, 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12th वैल्यू बनती है। तो 12th हमारे पास डाटा में चेक करते हैं क्या बनती है। ये 4 थी, 5th 6 7 8 9 10th 11 12, तो ये हमारे पास 12th वैल्यू आ चुकी Q3 की। तो कितनी आई 105
5 के करीब हमारा आंसर आ चुका इस पार्ट का भी। अब आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट में। यहां पर मीडियन सॉल्व करेंगे। अब मीडियन का फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं। मीडियन का फॉर्मूला था हमारे पास n+1/2 th वैल्यू। क्या वैल्यू है टोटल 15, n की वैल्यू 15+1/2 th वैल्यू। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एट्थ वैल्यू क्या बनेगी, एट्थ वैल्यू काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास एट्थ वैल्यू होगी 100, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये भी सॉल्व हो चुका, मीडियन भी। अब आगे हमने इंटर क्वार्टर रेंज, पहले रेंज मालूम करना है। तो रेंज का फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। रेंज क्या होता है हमारे पास, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 110 110 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास है 92। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 18 के करीब इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये भी सॉल्व हो चुका रेंज। उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज बहुत आसान है बच्चों। जब इंटर क्वार्टाइल रेंज मालूम करना IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो Q3 में से Q1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो Q3 की वैल्यू 105 और Q1 की वैल्यू 96। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9 आंसर आएगा हमारा। कितना आएगा बच्चों, 9 आंसर आएगा। तो ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, लास्ट हमारे पास अभी रहती एक्सट्रीम वैल्यूज। जब आपने एक्सट्रीम वैल्यूज कैलकुलेट करनी है तो एक्सट्रीम वैल्यू से मुराद होती है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू क्या हमारे पास 92 और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 110। तो यहां पर हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका। अब हमने आल्सो प्लॉट अ बॉक्स विक्सर प्लॉट, हमने ये बॉक्स विक्सर प्लॉट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस डाटा की। ठीक है, चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा अब प्लॉट करते हैं अ बॉक्स विक्सर प्लॉट। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली जो मिनिमम नंबर से लेकर मैक्सिमम नंबर तक है और 2 का यूनिट रख लिया। 92 4 6 8 10 से लेकर 110 तक मैक्सिमम नंबर, ये मिनिमम नंबर और यहां पर मैक्सिमम नंबर आ चुका हमारे पास। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां पर ये 2 सेंटीमीटर का मैंने यूनिट रखा है, एक यूनिट। अब पहले Q1 तलाश करते हैं। तो Q1 हमारे पास यहां पर है 96। ठीक है, Q3 कितना है 105, तो यहां पर होगा 105 दरमियान में। तो ये Q3 इधर आ जाएगा, यानी Q1 96, यहां से ऊपर पहले बॉक्स को कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल इससे ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने ये, और 105 इनके दरमियान में था तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे। ठीक है बच्चों, अब इन लाइंस को मिला के हम एक बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए कोई मसला नहीं, कर लेते हैं एक जैसी लाइंस। ये ले जी, लाइंस को एक जैसा कर लिया तो ये हमारे पास बॉक्स तो बन चुका। यहां पर Q1 और यहां पर Q3, ये 96 और ये 105, ये 96 और ये 105 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। ठीक है बच्चे। उसके बाद मीडियन देखते कितना है 100। बिल्कुल इसके नीचे एक यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मीडियन आ जाएगा हमारे पास। और इसको थोड़ा सा एक हिस्से को शेड कर देते हैं डार्क में ताकि बॉक्स नजर आए। ये मीडियन इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, इधर लाइट सा रख लें, दूसरा वाला ये मैंने शेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ करनी मिनिमम और मैक्सिमम की। तो मिनिमम के नंबर कितना है 92 और मैक्सिमम यहां तक हमारे पास। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा बिल्कुल स्ट्रेट मिनिमम नंबर तक, ये मिनिमम तक आ चुकी, ये मिनिमम वैल्यू लाइन ड्रॉ कर दी। और इसी तरह बिल्कुल मैक्सिमम नंबर तक भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस बॉक्स से। तो ये मैक्सिमम नंबर कितना हमारे पास 110 मैक्सिमम वैल्यू।
ये भी हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, आपको नजर आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू 110, मिनिमम नंबर ये, क्वार्टाइल 96, मीडियन 100 और Q3 हमारे पास 105 ग्राफ के ऊपर नजर आ रहा है। तो यहां पर हमारा ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब नेक्स्ट 5 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड Q1, Q3, मीडियन, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फॉलोइंग बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। ये हमें बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट बना के दे दिया है, इसमें से हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आपको मालूम है ये जो बॉक्स होता है इसका ये वाला पॉइंट ये Q1 होता है हमारे पास, और इसका ये एंड पॉइंट बॉक्स का ये Q3 होता है हमारे पास। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें अपना सॉल्यूशन Q1 की वैल्यू जरा देखिए, ये 10 का यूनिट है, यहां से लेकर यहां तक 10 का यूनिट है, और दरमियान में जो छोटे छोटे नंबर ये 2 का यूनिट है। 20, 22, 24, 26, 28, 30, यानी ये 2 का यूनिट है छोटा सा। अब Q1 बिल्कुल इसके नीचे जरा देखिए, ये वाला ये 22 बनता है हमारे पास। कितना बनता है? 22। Q1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद Q3 Q3 बिल्कुल इसके नीचे 30, 32, 34 और ये 36 के दरमियान, 34 और 36 के दरमियान 35 आता है, तो ये Q3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, उसके बाद मीडियन क्या मालूम करना है? मीडियन के लिए यहां पे ये छोटा सा सर्कल किया हुआ है डार्क शेड के अंदर, बिल्कुल इसके नीचे यहां पर होगा मीडियन। ये आ जाएगा हमारे पास 20, 22, 24 और ये 26 के दरमियान, 24 और 26 के दरमियान क्या बनेगा बच्चों? 25 इसका मीडियन आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या मालूम करना है? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू कहलाती है। ये मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10। तो मैक्सिमम वैल्यू लास्ट में देखिए जरा क्या बनती है। बहुत आसान है बच्चों, ये भी ये आपके पास आती है मैक्सिमम वैल्यू आपके पास। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कहती है 42, 44 और यहां पर 46। ये वाला नंबर 46 बनता है काउंट करने से, 2 यूनिट हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। हमने प्लॉट बना के दे दिया था, उस प्लॉटेशन की मदद से हमने तमाम वैल्यूज फाइंड आउट कर ली यहां पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इफ मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीडियन, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। ये तमाम 5 की 5 वैल्यूज हमें गिवन है। इन वैल्यूज की मदद से हमने बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट करना है। ठीक है बच्चे, चले यहां पर मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है और 2 का यूनिट रख लिया है मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 10, सॉरी 12 से लेकर यहां तक वैल्यूज आ जाएंगे 26 तक। अब हमने पहले बॉक्स को प्लॉट करना था। जो बॉक्स प्लॉट करना होता है वो Q1 और Q3। Q1 की वैल्यू बेटा 14 है। कितनी है? 14। इसके बिल्कुल ऊपर हम एक बॉक्स बना लेते हैं। यहां पर ये आ गया मेरे पास इसकी लाइन, और इसका कितना? 24, तो ये 24 आ जाएगा मेरे पास Q3 24 और ये इनको आपस में मिलाना है तो मुझे फिर बॉक्स मिलेगा, यानी अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहां से ये वाली लाइन और यहां से ये लाइन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये बॉक्स तो मैंने यहां पे कंप्लीट कर लिया। बॉक्स कंप्लीट हो चुका है। ये Q1 और ये Q3। Q1 की वैल्यू 14 और Q3 की वैल्यू 24। अब मीडियन तलाश करते हैं 19। मीडियन जो है 19 इनके दरमियान में होगा। इनके दरमियान में मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये मेरे पास मीडियन होगा यहां पर, ये वाली लाइन 19 वाली। कौन सी वाली? 19 सर्कल कर लेते हैं इसे। ठीक है बॉक्स तो बेटा कंप्लीट हो चुका, अपर क्वार्टाइल की मदद से और लोअर क्वार्टाइल की मदद से। दरमियान में क्या आ चुका हमारे पास? मीडियन हो चुका कंप्लीट। अब हमने आना है मैक्सिमम और मिनिमम नंबर की तरफ। तो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर हम कैसे प्लॉट करेंगे? तो मिनिमम नंबर हमारे पास कितना है? 12। तो यहां तक, यानी यहां तक मुझे ये 12 को लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये
12 का आ गया नंबर और दूसरा 26 तक जाना है, तो 26 यानी यहां तक जाएंगे हम, ये 26 तक, ये मैक्सिमम आ चुका और ये मिनिमम नंबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम लाइन की शक्ल में ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हमारा ये बॉक्स एंड विस्कर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हो चुकी। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो हमारा टॉपिक है स्कैटर्ड डायग्राम, पहले इससे रिलेटेड डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। तो ये डेफिनेशंस आपके पेज 183 पर मौजूद है। स्कैटर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम क्या होती है? अ स्कैटर डायग्राम और अ स्कैटर प्लॉट इज अ graphical tool used to display the relationship between two numerical values। दो न्यूमेरिकल वैल्यूज के दरमियान ये रिलेशनशिप होता है हमारे पास। ठीक है, किसी भी किस्म की वैल्यूज हो सकती हैं। ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ पेयर वैल्यूज, जो ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट होता है वो पेयर ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, यानी दो वैल्यूज की मदद से वो पॉइंट हमें मिलता है एक्स वाई प्लेन के अंदर। वन वेरिएबल इज प्लॉट अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट हम लेबल करते हैं वेरिएबल एक्स एक्सिस के अलोंग यानी हॉरिजेंटल, एंड अदर प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल यानी वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग उस पॉइंट, उस पेयर ऑफ पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन को हम स्कैटर्ड डायग्राम कहा जाता है, जितने भी पॉइंट्स हम लेबल करें। फॉर एग्जांपल आगे देख लें, ये आपके स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी, ये डिफरेंट डायग्राम्स है, ये प्लॉट किए हुए हमारे पास। ठीक है, डॉट्स की फॉर्म के अंदर ये एक एक पॉइंट पेयर को रिप्रेजेंट करें, दो पॉइंट्स की मदद से हमें एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इट आल्सो कॉल्ड ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, इज अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द स्कैटर डायग्राम। ये स्कैटर डायग्राम के दरमियान में से गुजरती है। बेस्ट रिप्रेजेंट द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ डाटा, वो डेटा की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहां पे हमारे पास ये डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये स्कैटर्ड है हमारे पास, और दरमियान में जो लाइन नजर आ रही है ये बेस्ट फिट है हमारे पास। ये डायरेक्शन को शो करता है कि आपका डाटा किस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। ठीक है, चले जी। इट इज आल्सो इन कॉल्ड एस्टिमेटेड लाइन, जो पिछली लाइन है उसे एस्टिमेटेड लाइन भी कहा जाता है, ये पॉइंट नोट करना। और ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन क्या होता है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है, वेयर अ चेंज इन वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद अ चेंज इन अदर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल एक वैल्यू चेंज करेंगे, दूसरी भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी, वो कोरिलेशन कहलाता है हमारे पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो हमारे पास डायग्राम से हमें रिप्रेजेंटेशन यानी कोरिलेशन मिलता है वो 3 किस्म का मिलता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कोरिलेशन। इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस एज अदर वेरिएबल इंक्रीजेस, अगर एक वैल्यू इंक्रीज कर रही है दूसरी भी इंक्रीज करे तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाती है हमारे पास। ठीक है, दूसरी में इफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस और दूसरा डिक्रीज करे, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज दूसरा डिक्रीज करे, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। इट्स ड्रॉन, इसकी जो लाइन होगी वो इस तरह ड्रॉन होगी हमारे पास, स्लोप उसकी स्लो डाउन होगी, नीचे की तरफ जाएगी, इसकी स्लोप अपवर्ड जाएगी ऊपर की जानिब, और इसकी डाउनवर्ड जाएगी हमारे पास स्लोप। जीरो कोरिलेशन क्या होता है? इफ देयर इज नो कंसिस्टेंट पैटर्न, कोई पैटर्न ना आए, जैसे यहाँ पे ये तो पैटर्न आ रहा था ना हमारे पास, हमने लाइन ड्रॉ कर दी दोनों के दरमियान, यहाँ पे पैटर्न नहीं आ रहा, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां पर भी मर्जी नजर है, कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई ऊपर हो रही है कोई नीचे हो रही है, आपस में कोई रिलेशन डिफाइंड नहीं हो रहा। इफ देयर इज नो कंसिस्टेंट पैटर्न बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड जीरो कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल शू साइज, साइज जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता रहता बॉडी टू बॉडी इंसानी जिंदगी का। और टेस्ट स्कोर, जो आपके क्रिकेट मैच का स्कोर होता है वो भी वेरिएट करता रहता है हमारे पास। ठीक है, तो नीचे यहां पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग, वीक और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन की एग्जांपल दी है। स्ट्रॉन्ग से मुराद वो लाइन के साथ साथ बिल्कुल करीब करीब नंबर्स होंगे। एज वाई इंक्रीजेस एक्स इंक्रीजेस, यानी वाई भी इंक्रीज हो रहा है एक्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहलाता है। वाई डिक्रीज एक्स इंक्रीज, तो वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। इफ वाई इंक्रीज हाईली
एज वैल्यूज इंक्रीजेज स्लाइटली, अगर सॉरी व्हेन द वैल्यू y इंक्रीजेज स्लाइटली, अगर थोड़ा सा इंक्रीज करे, एज द वैल्यू इंक्रीजेज, थोड़ा सा इंक्रीज करे किसमें, x में, इज कॉल्ड वीक। ठीक है, तो बिल्कुल माइनर सा अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारे पास वीक कोरिलेशन कहलाता है। जैसे ये आपको नजर भी आ रहा है कि इनके पॉइंट्स के दरमियान कितना फासला है, अगर पॉइंट्स के दरमियान करीब करीब होगा फासला तो वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स है आपने याद रखने हैं ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। आगे नेक्स्ट पेज पे नो कोरिलेशन भी है, वीक कोरिलेशन भी आपने इसी तरह याद करनी है। व्हेन अ कोरिलेशन नो कनेक्शन बिटवीन, कोई कनेक्शन ना हो, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है इसका नो कोरिलेशन। तो ये तमाम की तमाम आपने डेफिनेशन मार्क कर लेनी है। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सोल्व करना है, आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्विज है और ये सेकंड क्विज। फर्स्ट क्विज को हम एक्स एक्सिस के अलोंग प्लॉट करेंगे और इसे वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट करेंगे, जैसे यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है। फर्स्ट क्विज और सेकंड क्विज, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हम अपने डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे जरा समझना आपने। अब पहले तो ये चीज डिसाइड कर लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितना यूनिट रखना है, तो 5 का यूनिट रख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। इधर भी इतना ही 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और लास्ट में 50। अब इन वैल्यूज की मदद से अपना कोरिलेशन को कंप्लीट करेंगे। जरा आपने समझना वन बाय वन। तो मैंने 5 का यूनिट रख लिया यहां पर भी और यहां पर भी। अब देखिए x के अलोंग मैंने फर्स्ट क्विज रखा है, इसकी पहली वैल्यू क्या है, इसे x एक्सिस कह दें और इसे y एक्सिस कह दें। यानी x की वैल्यू 14, y की कितनी होनी चाहिए 16। 14 मेरे पास यहां पर कहीं पर होगा, यहां पर 15 के करीब, बिल्कुल इससे ऊपर जाना है मैंने 16 की तरफ। किस तरफ जाना है, 16 की तरफ। तो 16 मेरा ये 15 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ये पॉइंट आ जाएगा यहां पर, इसको मार्क कर लीजिए। पहला पॉइंट ये 14 और ये 16। नेक्स्ट पॉइंट क्या, 28 और 20, यानी मैंने 28 एक्स एक्सिस की वैल्यू है ये कितनी, किसकी एक्सिस, इसके यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा 28। 30 से थोड़ा सा बैक साइड में, इससे बिल्कुल ऊपर जाना है, कहां तक जाना है 20 तक जाना आपने। जब आपने 20 तक मूव करना बिल्कुल सीधे, तो यहां पर ये पॉइंट बनता है ये वाला। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट भी हो गया और सेकंड भी। अब आते 34, 33। 34 यहां पर होगा 35 से थोड़ा सा पहले, ये 34 और 33, बिल्कुल इससे बिल्कुल सीधा ऊपर जाना आपने प्लॉट कर देना यहां पे 33 की तरफ। तो यहां पे 33 यहां पर होगा दरमियान में, तो ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया 34, 33। सॉरी, थोड़ा सा स्केल को सीधा रखना है, जरा सी गलती से ग्राफ को गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर बनता है, उसे मैं रेस कर देता हूं। ठीक है, इसको रेस करते हैं। ठीक है बेटा, ये भी प्लॉट हो चुका। अब आते हैं 36 और 35। 36 इससे थोड़ा सा आगे होगा, यहां पे 36 और हमने कहा था क्या ना 35 तक, बिल्कुल सीधा इसके ऊपर पॉइंट 35 के ऊपर। तो ये 35 यहां पर होगी, ये वाली लाइन, इसको मार्क कर लेते हैं यहां पे, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है आपने सीधा, यहां पे ये पॉइंट मिलेगा हमें। ठीक है, ये पॉइंट आ चुका, ये वाला 36, 35 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, उसके बाद 43, 38। 43 यहां पर होगा दरमियान में, और 38 हमारे पास यहां पे दरमियान में होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमने यहां पर जाना है, ये 43 बिल्कुल इसके ऊपर जाना है, ये वाला पॉइंट तकरीबन यहां पर ये पॉइंट बनता है। इसे चेक कर लेते हैं, वेरीफाइड कर लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहां पर स्ट्रेट सीधा आने से ये पॉइंट इधर बनेगा दरमियान में यहां पर। ठीक है, तो ये पॉइंट बनता है, इसे मार्क कर लीजिए बेटा। स्ट्रेट स्केल रखना है, स्ट्रेट स्केल रखेंगे तो काम बनेगा, अदरवाइज ये सवाल गलत भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट नहीं है, तो ये वाला इसको रेस कर देते हैं अभी। उसके बाद आते हैं जी, ये हो चुका। उसके बाद 45, 39। 45 ये है,
इसके बिल्कुल ऊपर जाना है 39 की तरफ। चले जी मूव करते हैं बिल्कुल इसके ऊपर 39 की तरफ, वो इसके बिल्कुल करीब करीब होगा यहां पर, तो यहां पर होगा 39, ये वाला पॉइंट, इसको भी सर्कल कर ले। ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट हमारे पास है, इसको अभी मैं रेस कर देता हूं। उसके बाद 46 से कहां तक जाना हमने, 42 तक, यानी 46 यहां पर होगा, 45 के बाद और कहां तक जाना, 42 तक जाना, आपने ऊपर तक जाना है। जब आप ऊपर जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, कहां तक जाना, 42 तक, तो 42 हमारे पास यहां पर होगा, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 46 से ऑन वर्ड हमारे पास। उसके बाद लास्ट में 49 से 43 की तरफ जाना है। 49 हमारे पास यहां पर होगा 50 से पहले, बिल्कुल इससे सीधा ऊपर जाना हमने, कहां तक, 43 तक, तो 43 तक मार्क करते हैं यहां पर दरमियान में, ये 42 के बाद 43, यहां पर ये वाला नंबर होगा, यानी ये मैंने सर्कल कर लिया, एक ये है, एक ये है, ये दरमियान वाला नहीं, इसे हम रेस कर देते हैं अभी। तो ये मेरे पास आ चुकी यहां पर पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ करनी है। चलो बेटा उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, आपने इधर से और इधर से मेजर कर लेना, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को रीजन से आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी आसानी के साथ, ठीक है बच्चे। तो यहां पर तकरीबन हमारे पास ये आ चुकी, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारे ये लाइन ड्रॉ हो चुकी। मैंने रीजन से इसलिए ड्रॉ की है ताकि आपके लिए ग्राफ को ड्रॉ करना आसान हो, तो यहां से इसको रेस भी कर दीजिएगा, तकरीबन इतनी लाइन को ड्रॉ कर लें आप। वी ऑब्जर्व दैट, आगे से मुझे डिस्क्राइब द कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट क्विज एंड सेकंड क्विज। अब देखिए यहां पर ये हमारे पास 90 से एंगल कम बना रहे हैं, 90 से अगर एंगल ये लाइन कम बनाए तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, सिंपल लाइन के अंदर आपको बता रहा हूं। अगर डेटा से देखना है, ये वैल्यू x की इंक्रीज हो रही है और साथ y की भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है, ठीक है। ये इंक्रीज और ये भी इंक्रीज, अगर दोनों इंक्रीज हो पैरेलल तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। वी ऑब्जर्व दैट स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड क्विज, ये इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए ये जो लाइन के बिल्कुल करीब करीब इसी तरह नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, कोई अलग नहीं, ज्यादा स्पेस भी नहीं है, लाइन के बिल्कुल करीब करीब नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर x इंक्रीज करे, y भी इंक्रीज करे और नंबर्स बिल्कुल करीब करीब हो लाइन के, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 8 स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें ये डाटा गिवन है फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट का। हमें क्या करना है, एक तो काम ये करना है, कंस्ट्रक्ट अ स्कैटर्ड डायग्राम एंड ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। हमने पहले डायग्राम को कंप्लीट करना है इन पेयर ऑफ पॉइंट्स की मदद से, उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है जब हम पॉइंट्स को कंप्लीट कर लें। सेकंड क्या करना है, व्हाट इज द डिस्क्राइब कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट, इनके दरमियान कोरिलेशन भी बताना है जब हम डायग्राम बना लें। उसके बाद थर्ड पार्ट के अंदर अब्दुल्ला स्कोर्ड 60 इन सेकंड टेस्ट, एस्टिमेट इज स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट के अंदर बताना है। पहले हम ग्राफ को कंप्लीट करेंगे यहां पेयर ऑफ पॉइंट्स की मदद से। ये मेरे पास फर्स्ट टेस्ट के नंबर्स हैं, ये सेकंड टेस्ट के नंबर्स हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो मैंने अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 10 का यूनिट रखा है, यानी 10 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 का, ये 1 यूनिट 10 के इक्वल रखा है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी हमने, ठीक है। चलो जी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाय 1 हम। 20 के अगेंस्ट कितना है 60, ये 160, बिल्कुल इसके ऊपर जाना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 20 से बिल्कुल स्ट्रेट, 20 से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाना है, तो आपने ये नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर ये नंबर होगा, अगर इसको मार्क करें तो ये नंबर यहां पर होगा 160 हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो यहां पर मैंने ये प्लॉट कर दिया।
चलो बेटा 38 पे 142 को मार्क करते हैं, तो ये 40 और 30 के दरमियान यहाँ पे 38 होगा। इस 38 से ऑनवर्ड ऊपर कितना है ना 142 की जानिब। चले जी 142 की तरफ चलते हैं, इसको बिल्कुल मार्क करते हैं ऊपर की जानिब। तो यहाँ से 140 यहाँ पर होगा 142 तो 142 ये मार्क हो गया। उसके बाद 70 130, तो 70 यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट और ये वाई एक्सिस के पॉइंट्स हमारे पास है, ठीक है। 70 को बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर 1 कहां पे लेके जाना है 30 पे, 130 पे चेक करते हैं 130 हमारे पास पॉइंट ये बनता है। अगर मैं 70 और 130 को मार्क करूं तो ये मेरे पास ये पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसे मार्क कर लेते हैं, ये भी मार्क हो गया, ये भी मार्क हो गया। उसके बाद 40 पे 120, 40 पे कितना है 120, ये 40 है, बिल्कुल इसके ऊपर जाना है 120 की जानिब। जब 120 की जानिब जाना है तो यहां पर ये पॉइंट मिलता हमें, यहां से ये वाला ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 40 120। उसके बाद 100, उसके बाद 100 और 70, ये 100 यहां पर है, ये 100 और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना है 70। चलो जी इसके ऊपर चेक करते जी, ये हमारे पास 100 के ऊपर 70, बिल्कुल स्ट्रेट जाना ऊपर की जानिब हमने 70 की तरफ। 70 हमारे पास तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बनेगा इसका, ये 100 और ये 70, तो ये मार्क कर लिया मैंने, इस पॉइंट को इधर मार्क कर लें। उसके बाद 110 पे 50, 110, ये 110 है, इसके बिल्कुल ऊपर जाना है 50 की जानिब। किस जानिब जाना है बच्चों 50 की जानिब। जब आप 50 की जानिब मूव करेंगे तो ये पॉइंट यहां पर होगा, इसको मार्क कर लीजिए 110 से 50। उसके बाद 50 से 140, ये 50 है, 50 से 140 बिल्कुल ऊपर की जानिब, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे 50 से 140 की जानिब। तो ये बनता है हमारे पास 140 का पॉइंट, इसको मार्क कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। उसके बाद 136 से 44, 136 यहाँ पर होगा, यहाँ पर नंबर ये 136, और कितना लोकेट करना है वाई एक्सिस पर 44। 136 से 44 की तरफ जाना है, तो यहां पर ये 10 20 30 40, ये 40 से थोड़ा सा ऊपर यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा 136 से ऊपर, तो ये पॉइंट मैंने यहां पर मार्क कर दिया, ठीक है बच्चों। उसके बाद 150 से 36, 150 से 36, ये 150 और 36 10 20 30 बिल्कुल इसके दरमियान में ये वाला पॉइंट होगा, यहां पर 36, इसको लोकेट कर लें। लास्ट में 80 पे 100, 80 यहां पर है और बिल्कुल इसके सीधा ऊपर 100 पे जाना है। जब 100 पे जाएंगे तो ये पॉइंट हमें मिलेगा यहां पर, तो ये पॉइंट 80 और ये 100, ये मार्क कर दिए सारे के सारे पॉइंट्स हमने, ठीक है बच्चों। अब तमाम पॉइंट्स हमने यहां पर मार्क कर दिए। अब हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये टॉप पर ये सबसे बड़ा नंबर है आपको नजर आ रहा, और इधर से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी इंक्लाइन नीचे की जानिब। जब यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तकरीबन ये लाइन ऐसे आएगी हमारे पास, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, यहां से थोड़ी सी गलत होगी, ये लाइन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तमाम के तमाम पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं आपको, ये पॉइंट्स की शक्ल्स हैं, ये तमाम के तमाम पेयर ऑफ पॉइंट्स क्विज की फॉर्म के अंदर। तो यहां पर हमारे पास अगर आप गौर से देखें, अगर मैं इधर पेंसिल के साथ आपके आसानी के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करूं, ये एंगल 90 से बड़ा है, अगर 90 से बड़ा एंगल बन जाए तो वो हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन होता है। हमारे पास क्या होता है नेगेटिव कोरिलेशन, ये आपको मैंने समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया। अगर नेगेटिव कोरिलेशन होगा तो उसका आंसर हम सेकंड का भी इसी तरह लिखेंगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, डायग्राम को कंप्लीट करना था, वो हमने कर दी बेस्ट फिट लाइन की मदद से। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, बताना कि कोरिलेशन कैसा होगा, ठीक है, उसका आंसर लिखने हैं। उसके बाद हम थर्ड को भी सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरह। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। एक तो मैंने आपको एंगल की मदद से बता दिया, ऊपर ये देखें एक्स की वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं दरमियान में और वाई की वैल्यूज को डिक्रीज हो रही हैं। ये इंक्रीज की तरफ दरमियान में बीच में छोटी भी आ जाती है, लेकिन ये इंक्रीज हो रही है साथ साथ,
और ये क्या, और ये डिक्रीज। अगर एक इंक्रीज दूसरी डिक्रीज हो तब भी हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन फर्स्ट टेस्ट एंड सेकंड टेस्ट। तो ये हमारा आंसर आ चुका। अब हमने थर्ड पार्ट भी तो सॉल्व करना है जो उसने पूछा हमसे। क्या पूछा उसने हमसे, जब आप ग्राफ को कंप्लीट कर लें, यहां पे अब्दुल्ला स्कोर 60 सेकंड टेस्ट में कितना करता है 60, और हमने बताना है कितना फर्स्ट टेस्ट के अंदर कितना करेगा। अब स्केल के ऊपर आते हैं, वाई एक्सिस सेकंड टेस्ट ये हमारे पास है, ये सेकंड टेस्ट है। इधर से हम प्लॉट करेंगे 60 के ऊपर। जब 60 पे प्लॉट करता हूं मैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल इस तरह लाइन ड्रॉ करनी है। यहां पर ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसके बिल्कुल नीचे बिल्कुल स्ट्रेट आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमारे पास इस यूनिट के अंदर आ रही है, ठीक है। तो इस यूनिट में आने से इसका मिड पॉइंट मालूम कर लें आप 120 और 110 और 120 का, क्योंकि ये 60 सेकंड टेस्ट के अंदर था और हमने बताना कि फर्स्ट टेस्ट के अंदर क्या होगा स्कोर। तो इस यूनिट के अंदर ये वाली लाइन आ रही है अपॉन एक्स एक्सिस। फ्रॉम ग्राफ आप क्या करेंगे, फ्रॉम डायग्राम लोकेट 60 ऑन वाई एक्सिस के ऊपर, इसके ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर, और जब उधर से लोकेट किया तो हमारे पास लाइज बिटवीन किन के दरमियान 110 एंड 120, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 110 120 डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 115.5। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट टेस्ट का स्कोर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑन एक्स एक्सिस था, इधर लिख लीजिएगा ऑन एक्स एक्सिस, और ये फर्स्ट टेस्ट का आंसर आ चुका हमारे पास, ठीक है बच्चों। सिंपल सा सवाल था, मुश्किल नहीं है। ग्राफ भी हमने कंप्लीट कर लिया और उसकी मदद से हमने थर्ड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, लास्ट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 11.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें डाटा गिवन है, इसके अंदर भी हमने स्कैटर्ड डायग्राम बनानी है और लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के अंदर हमने किया। उसके बाद हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई द नेचर, कोरिलेशन की नेचर बतानी जब हम ग्राफ को कंप्लीट कर ले बिटवीन द मीडिया एंड जीपीए के दरमियान। उसके बाद लास्ट में जीपीए सॉल्व करना है किस आवर्स के लिए 6.5 के लिए, ये लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारे पास आवर्स गिवन है, क्रेडिट आवर्स, और ये जीपीए गिवन है। ये एक्स एक्सिस के अलोंग और ये वाई एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या आ जाएगा आवर्स, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या आ जाएगा जीपीए। अलोंग एक्स एक्सिस जो 1 यूनिट है वो 1 के बराबर ही है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1, और अलोंग वाई एक्सिस जो मैंने रखा है यहां पर आपकी बुक के मुताबिक 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.5 अलोंग वाई एक्सिस, आपको नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। 0.5 अलोंग वाई एक्सिस और 1 यूनिट रखा है मैंने यहां पर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। चले जी, अब पहली वैल्यू के एक्स की 0.5 के कोरस्पॉन्डिंग 4, 0.5 इसके मिड पे यहां पे दरमियान में होगा। यहां पर ये वाला पॉइंट 0.5 एक्स की वैल्यू की बात करें और वाई की कितनी है 4, बिल्कुल इसके वर्टिकल सीधा ऊपर की तरफ जाना है हमने 4 की तरफ। तो जब 4 की तरफ जाएंगे मार्क करेंगे इस पेयर ऑफ पॉइंट को, ये पॉइंट मुझे यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो इसे मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, ये वाला पॉइंट। उसके बाद 1 पुट करने से 3.9, ये 1 है, बिल्कुल इसके ऊपर 3.9 हमें यहां पर मिलेगा, यहां पर ये 3.9 होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 के ऊपर 3.9 भी आ गया। 2 पे कितना 3.7, 2 पे 3.7 इसका हाफ होगा यूनिट का, तो यहां पर मार्क कर लीजिए ये 3.7 आ चुका हमारे पास, ठीक है। और 3 पर कितना है 3.5,
3 पर 3.5, तो यहां पर होगा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट को मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। 3 पर 3.5, 4 पर कितना है 3.3, 4 पर 3.3, 3.3 से मुराद इसका हाफ बनता है हमारे पास इस यूनिट के दरमियान में, 3 और 3.5 के दरमियान में यहां पर कहीं पर ये वाला पॉइंट होगा 3.3। उसके बाद 5 पर कितना है 3.1, ये 5 और ये 3.1, यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा 3.1 हमारे पास, ठीक है। 6 पर कितना है 2.9, ये 6 आ चुका, और 2.93 से थोड़ा सा नीचे, 3 से थोड़ा सा नीचे रखेंगे हम, ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट हमारे पास, ठीक है। ये पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद 7 पर कितना 2.8, 7 पर 2.8, तो यहां पर इन दोनों के दरमियान में ये वाला नंबर होगा, तो यहां पर मैं मार्क कर लेता हूं इस नंबर को यहां पर, ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद 8 पे कितना है 2.6, 8 पे 2.6, यानी ये 2.5 है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पर कहीं पर ये वाला नंबर होगा, इसको मैं सर्कल कर लेता हूं। और 9 पे कितना 2.5, तो 9 पे 2.5, ये तकरीबन यहां पर आ जाएगा हमारे पास ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये पॉइंट आ चुके हैं मेरे पास। यहां पर हमने स्कैटर डायग्राम तो कर ली कंप्लीट। अब हमने क्या कंप्लीट करना है, फिट लाइन को फिट करना है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है, इनको करीब करीब से। तो कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट मेरे पास ऐसी लाइन ड्रॉ आ जाएगी, इस पॉइंट से मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, बिल्कुल इनको गुजारते हुए इसके करीब करीब दरमियान में से लाइन मैंने गुजार दी, ये मेरे पास लाइन आ चुकी, ठीक है। लाइन और बेस्ट फिट हमारा कंप्लीट हो चुका। लेकिन उसके बाद उसने पूछा था हमसे, हमने क्या करना है सेकंड पार्ट के अंदर कि कोरिलेशन कैसा होगा। जैसे कि मैंने आपको ज्योमेट्रिकली शेप में भी बताया, अगर इसके अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें तो ये 90 से बड़ा एंगल बनता है, 90 से बड़ा हो तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। लेकिन दूसरी चीज क्या बताई मैंने, यहां पे एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई क्या हो रहा है डिक्रीज। अगर एक्स इंक्रीज और वाई डिक्रीज हो तो वह नेगेटिव कोरिलेशन होता है हमारे पास, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, कितना आ जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन हमारे पास, ठीक है। और थर्ड पॉइंट उसने क्या पूछा है, तीसरा भी पूछा था। फर्स्ट में तो हमने डायग्राम को कंप्लीट कर दिया, अब आते हैं इस तरफ। थर्ड में क्या पूछा, एस्टिमेट जीपीए, जीपीए मालूम करना फॉर द स्टूडेंट स्पेंड कितना टाइम कंसिडर करें 6.5 आवर्स ऑन सोशल मीडिया, यानी 6.5 आवर्स। तो यहां पर दरमियान में ये 6.5 होगा, ये 6.5 इसके कोरस्पॉन्डिंग इस लाइन के ऊपर वैल्यू चेक करनी है हमने। देखिए जरा, ये जो पॉइंट है ये 6 और 7 के दरमियान में है, तो इसकी एवरेज भी अगर आप निकाल लें तो वो भी अराउंड अबाउट वही बनती है हमारे पास। तो वहां पर भी हमारे पास क्या होगा, इसकी एवरेज से भी निकाल सकते हैं 2.9 प्लस 2.8, इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 2.9 के करीब करीब ही आंसर बनता है, ठीक है। अब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों की एवरेज निकाल के 6 और 7 की। अगर आपने ग्राफिकल चेक करना है, इसके बिल्कुल सीधा ऊपर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी, और यहां से ये तकरीबन 2.9 ही बनता है हमारे पास। कितना बनता है 2.9, यहां पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा 2.9। इसको सॉल्व कर दिया मैंने यहां पर आपके लिए। तो थर्ड पॉइंट का आंसर क्या आ जाएगा, जीपीए हमारे पास आ जाएगा 2.9। अगर आपने ग्राफ से देखना है ग्राफ से कर ले, नहीं तो इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके 6 और 7 के दरमियान में इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दे, वैसे भी आंसर आ सकता है जीपीए का। अगर इस तरह सोल्व करना चाहते हैं 2.9 प्लस 2.8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.85 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.9 ही बनता है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो चुकी है क्लास 10th की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 11.2 स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है बेटा। चलें।